हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर PIB डेली प्रोग्राम में। आज हम लोग बातचीत करेंगे 9 अक्टूबर को PIB के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रही हैं उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं उस पर तो बातचीत करेंगे ही। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि कल की चर्चा में मैंने एक सवाल पूछा था कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। कुछ बच्चों ने सही उत्तर दिया है, जैसे कि IAS योगेश नाम से एक स्टूडेंट ने राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया है, बिल्कुल सही उत्तर है। और साथ ही रोशनी नाम से एक स्टूडेंट है, उसने भी बताया है कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है, बिल्कुल सही है। आज की कक्षा में भी हम लोग एक सवाल पर बातचीत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल की कक्षा में फिर से हम लोग उन स्टूडेंट्स का नाम लेंगे जो कि सही उत्तर देंगे। इससे यह भी अंदाजा मिलेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। हर दिन जो भी हम लोग PIB के समाचार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको हर दिन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं रैंडमली भी कुछ सवाल पूछ दिया करूंगा जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है। इसलिए हर दिन आप पूरे प्रोग्राम को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही बेहतर तरीके से देखिएगा, समझिएगा। जहां कहीं भी कोई भी आपको परेशानी हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं, निश्चित तौर पर बिना किसी हिचकिचाहट के। आइए आज की चर्चा में PIB में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है वो ये है कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यानी कि NMHC को बहुत ही बेहतर तरीके से स्वीकृति दे दी गई है। और यह जो कॉम्प्लेक्स है ये गुजरात में लोथल में स्थापित किया जाएगा और इसको लेकर के 2019 में ही शिलान्यास कर दिया गया था। अब इसके विकास के से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको संचालित की जाएंगी। दोस्तों, ये जो मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम करेगा। देखो, इसके नाम से ही आप समझ पाएंगे कि ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का मकसद क्या है। कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं क्या? मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, हेरिटेज का मतलब क्या होता है? विरासत। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है परिसर, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर समुद्री गतिविधियों, समुद्री क्षेत्र में हमारे देश की जो विरासत रही है, हमारे देश का जो इतिहास रहा है, वर्तमान रहा है और जो भविष्य होगा, इसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए ये कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और इसी के मद्देनजर इसे यहां पर महत्व दिया भी जा रहा है। गुजरात में जो लोथल जगह है वो उसे क्यों चुना गया, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है क्योंकि जो यह लोथल है यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह के तौर पर भी उस दौरान काम में लाया जाता था। और यह जो बंदरगाह है बेटा, यह किसी समुद्र के किनारे नहीं बल्कि यह भोगवा नदी के किनारे, चूंकि यह स्थल बसा हुआ था, इसीलिए यहां पर एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया और इसके माध्यम से व्यापार वाणिज्य सिंधु घाटी सभ्यता के समय में किया जाता था। इसी लिहाज से यह जो क्षेत्र है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि गुजरात में और कौन कौन से हड़प्पाई स्थल मिले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल मिले हैं। मैं यहां पर आपको केवल संकेत कर दूंगा, नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं चाहूंगा कि आप सही नाम बताएं, जो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद भी है। और देखते हैं, नाम आप यदि सही बताते हैं तो अच्छी बात है, कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ही। मंत्रालय के अंतर्गत यदि हम बात करें तो पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के सौजन्य से यह जो कॉम्प्लेक्स है बनाया जा रहा है। जो भारतीय पत्तन संगठन है, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन है, उसको नोडल एजेंसी के तौर पर यहाँ पर डिप्यूट किया गया है और उसी के निगरानी में ये सारी जो गतिविधियां चलाई जाएंगी। उद्देश्य के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भारत की संपन्न जो समुद्री विरासत है और साथ ही जो भारत की विविधता युक्त समुद्री विरासत है, वैविध्यपूर्ण समुद्री विरासत है, इसका संरक्षण करना, इसको महत्व देना इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखने की
आवश्यकता है। आगे हम लोग बातचीत करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि साल 2026 के लिए यदि आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार कर रहा है, तो अब आपको इस बैच में बहुत ही शानदार अवसर मिल रहा है जीएस के सभी पाठ्यक्रम को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने का। इसके लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 अक्टूबर से शाम में 6 बजे से इसकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, यानी कि कल से इसकी कक्षाएं शुरू हो रही हैं। और यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको कई सारे फायदे मिल रहे हैं। लाइकवाइज आपको जीएस के चारों पेपर के साथ साथ में एसी और सीसेट की कक्षाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिल रही हैं। इसके अलावा मेंटरशिप की सुविधा आपको मिल रही है, जिसके माध्यम से मेंटर्स आपके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे, जिसके जरिए आप अपने अकादमिक और गैर अकादमिक जो भी गतिविधियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसका समाधान उनके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस कोर्स के अंतर्गत 18 किताबों का एक सेट मिल रहा है, जिसके जरिए आप अपनी पढ़ाई और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साप्ताहिक तौर पर परीक्षा का आयोजन यानी कि टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यदि उसमें रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि उस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए मिलता है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं आपको इस बैच के माध्यम से मिल रही हैं। बहुत ही नियमित तरीके से, बहुत ही प्लान तरीके से ये जो बैच है शुरू हो रहा है। यदि आप टारगेट कर रहे हैं कि 2026 को मद्देनजर रखते हुए हम अभी से जीएस को और मजबूत बनाएं, तो यह बैच आपके लिए बहुत ही अधिक फ्रूटफुल हो सकता है। आगे हम लोग बातचीत करते हैं। जो अगली खबर है दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि राजस्थान और पंजाब में किसके द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा यह अनुमति दे दी गई है कि वहां पर हम लोग कुछ बॉर्डर एरियाज में सड़कों का निर्माण करेंगे। और इसी के संदर्भ में ये जो विषय है, यह विषय चर्चा में आया है। हम सभी को पता है कि राजस्थान और पंजाब का जो इलाका है, इसका एक खास जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सीमा इनसे टकराती है और इस नजरिए से जो सीमावर्ती इलाके हैं बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे में जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो अपने आप में एक चुनौती भी बन जाती है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सीमा सड़क संगठन है, इसी के नेतृत्व में ये जो सड़क निर्माण है ये किया जा रहा है। इसका दरअसल मकसद ये है कि सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा को और बेहतर से बेहतर की जा सके, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने में किसी भी स्तर पर कोई कमी ना हो। ऐसा ना हो कि केवल इस कारण से उनको ये सभी जो सुविधाएं हैं वो न मिले कि भाई ये तो सीमावर्ती इलाका है, ये तो बहुत ही संवेदनशील है और इसलिए यहाँ पर इनको ऐसा कोई सुविधा नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस नजरिए से जो केंद्रीय कैबिनेट है, इसके द्वारा कहा गया है कि भाई हम 2280 किलोमीटर जो सड़क का निर्माण है इसके लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी पहल भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित गतिविधियां हैं उसको लेकर के 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत BADP यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई थी। ये मैं आपको अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बता देता हूं, क्योंकि BADP को लेकर के 2024 में ही IAS के मेंस में सवाल पूछा गया है दोस्तों। BADP जिसको कहा जाता है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, है ना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में लागू किया गया था और इसका भी मकसद यही था कि सीमावर्ती इलाके में जो भी जलापूर्ति है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जो आवागमन है, जो ग्रामीण जनता वहां पर निवास करती है, उन सभी को सामान्य तौर पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले, इसमें किसी भी स्तर पर कोई कमी न हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम शुरू किया गया था और वर्तमान में भी भारत सरकार के द्वारा इसी दिशा में एक नई पहल की गई है। चलिए अगली जो खबर है, अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां पर भी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव किया गया है कि भाई जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, PMJKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
कब शुरू की गई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही खास ईयर है जब इस योजना को शुरू किया गया था, और इस योजना के तहत ही जो फोर्टिफाइड राइस है, जो फोर्टिफाइड चावल है, इसी को और अधिक कंटिन्यू करने की बात की गई है कि भाई फोर्टिफाइड राइस का जो सप्लाई है, इसकी आपूर्ति है, हम इस योजना के तहत और बाकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि जो आपने TPDS का नाम सुना होगा, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नाम आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तौर पर जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत भी जो फोर्टिफाइड चावल है, इसकी आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि एकीकृत बाल विकास योजना, इसके अंतर्गत भी जो ये फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति है, इसको कंटिन्यू करने की बात कही गई है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पोषण स्कीम जो है, उसके अंतर्गत भी फोर्टिफाइड चावल को की जो आपूर्ति है, इसको कंटिन्यू करने की बात की गई है। तो इस सभी लिहाज से यहाँ पर यह जो महत्वपूर्ण स्टेप उठाया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये इसलिए ज़्यादा उपयोगी हो जाता है क्योंकि इसके माध्यम से आप न केवल भोजन की आपूर्ति कर रहे हैं, बल्कि आप पोषित भोजन, पोषण युक्त भोजन की भी आपूर्ति कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, फोर्टिफाइड राइस का मतलब क्या हुआ? कीलेबंद चावल। अब आपको लगेगा कि भाई कीलेबंद चावल का मतलब क्या हो रहा है? क्या चावल को किला में बनाया जा रहा है, किला में खेती की जा रही है? कौन से किले में खेती की जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल इसका मतलब ये है कि चावल को कुछ महत्वपूर्ण पोषण युक्त जो पदार्थ हैं उससे कवर कर देना, पोषण युक्त पदार्थ से कवर करना, ढक देना। ठीक है, कौन से पोषण युक्त पदार्थ? तो इसमें आप आयरन, फोलिक एसिड, ये सब पढ़ा या नहीं पढ़ा आप लोगों ने? फोलिक एसिड, विटामिन B12 है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये सभी जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, विटामिन है, इनका इस्तेमाल करते हुए और चावल को और बेहतर से बेहतर पोषकता से युक्त कर देना, ये मकसद है, ताकि पोषण युक्त अनाज की आपूर्ति की जा सके। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत में चावल की खेती तो है ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर चावल का जो उपभोग है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। लगभग 65% जो जनसंख्या है वो स्टेपल्ड फूड के तौर पर चावल का इस्तेमाल करती है अपने खाद्य पदार्थ में, है ना। स्टेपल्ड फूड का मतलब ये हुआ कि कई सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं वो चावल को अपने सुबह शाम की जो दैनिक भोजन है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसी लिहाज से चावल को यहाँ पर पोषकता से युक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो चावल है, ये चावल इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप इसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे जो रोग हैं, जैसे कि एनीमिया से आप छुटकारा पा सकते हैं। भाई, यहाँ पर आयरन का इस्तेमाल किया जा रहा है चावल में, और एनीमिया किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण होता है। तो आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। और जो सामान्य तौर पर जो निर्धन परिवार से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जिनको भोजन की आपूर्ति नहीं मिलती है, जिनको पोषण युक्त भोजन की आपूर्ति नहीं मिलती है, उनके लिए तो ये और अधिक चुनौतीपूर्ण है। तो इसी लिहाज से तो ये ख्याल रखा गया है कि भाई जितनी भी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। यहां पर दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं कि इसमें यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो फोर्टिफाइड राइस होते हैं, इसकी जो क्षमता होती है, इसकी जो योग्यता होती है, वो 45 दिनों तक होती है। 45 दिनों के बाद में ये जो फोर्टिफाइड राइस है, ये कोई खास काम का नहीं रह जाता है। इसकी जो पोषकता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कहीं पर ऐसे फोर्टिफाइड राइस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो विद इन 45 डेज, 45 दिनों के भीतर ऐसे अनाज का उपभोग हो जाना चाहिए।
यदि इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक आप उसको गोदाम में कहीं रखते हैं, कहीं भंडारित करके रखते हैं और आप ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं ये तो फोर्टिफाइड राइस है, तो ये गलत तर्क है। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जो उनका गुण है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। तो मैंने यहां पर फोर्टिफाइड राइस का मतलब बता दिया है। PMJKAY के माध्यम से और अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से इसकी आपूर्ति 2024 से लेकर के, यानी जुलाई 2024 से लेकर के दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की जो बात है ये केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा की गई है और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। अगली खबर पर हम लोग गौर करते हैं दोस्तों। एनसीबीसी का मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। और इसके द्वारा अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण जातियां हैं, इनको केंद्र सरकार के अंतर्गत जो ओबीसी लिस्ट होती है, अदर बैकवर्ड कास्ट की जो सूची होती है, उसमें शामिल करने की सिफारिश की गई है और इसी लिहाज से यह विषय चर्चा में आया है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन कौन सी जाति को लिस्ट करने की बात की गई है। दरअसल मेरा मकसद बस ये है कि जो ये एनसीबीसी है बच्चों, ये एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था जब है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 338B में इसका जिक्र किया गया है और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया, तो 102वें संशोधन के द्वारा। बात समझ में आ रही है ना। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो एनसीबीसी के चेयरपर्सन को नियुक्त करते हैं। यह ध्यान में रखिएगा, इनकी एलिजिबिलिटी के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया गया है, बल्कि ये जो बातें हैं ये आपको यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आ रही बात समझ में? ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अगली खबर है इसमें यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में कल ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की है। कल मैंने आपको बताया भी था, कल की चर्चा में हम लोगों ने जिक्र किया था कि लगभग 7600 करोड़ रुपए की योजना का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री महोदय ने कल किया है। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। और उसी के संदर्भ में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है इसको भी इनॉग्रेट किया गया है। तो ये यहां पर ध्यान में रखिएगा, कहां पर? तो मुंबई में। और निश्चित तौर पर जो वर्तमान में इंडस्ट्री 4.0 का दौर चल रहा है, इसके मद्देनजर जो भारत में कुशलता है इसको और व्यापक तौर पर अपनाने की बात कही जा रही है। नवाचार के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, है ना, इन सभी मकसदों को मद्देनजर रखते हुए ये जो संस्थान है अपनी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा जो अगली खबर है दोस्तों वो वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी कि विश्व आवास दिवस से जुड़ी हुई है। विश्व आवास दिवस दोस्तों ये जो है 7 अक्टूबर को आयोजित किया गया था और कल के PIB में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो विश्व आवास दिवस है इसमें जो थीम रखी गई है वो क्या है भाई? इंगेज youth to create a better urban future। है ना? जाहिर सी बात है आज के समय में जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से फैल रहा है, नगरीकरण की बाढ़ सी आ गई है और इस नगरीकरण के कारण बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं और भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। पेयजल की आपूर्ति को लेकर समस्या, शिक्षा व्यवस्था को लेकर समस्या, झुग्गी झोपड़ी को लेकर के समस्या, है ना। तो इन सभी समस्याओं का निदान कैसे हो, इसके मद्देनजर जो युवा वर्ग है उसको और अधिक प्रोत्साहित करना, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करने की कोशिश की जानी, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद है। और इसी के मद्देनजर ये थीम इस बार रखी गई है। विश्व आवास दिवस के मद्देनजर 7 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो भारत का आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसी के सौजन्य से ये जो दिवस है ये दिवस आयोजित किया जाता है। जो अगली खबर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज ही के दिन
10 अक्टूबर को ही यह जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस बार जो थीम इसकी रखी गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है कि मेंटल हेल्थ एट वर्क। बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है भाई। पूछिए कैसे? आप पूछेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप पूछेंगे ही। मेंटल हेल्थ एट वर्क यानी कि कार्यस्थल पर, काम के समय में मानसिक अवस्था, मानसिक स्थिति। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आज के समय में चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, आज हर जगह पर, हर ऑफिस में, चाहे वो कोई बहुत ही बड़ा सरकारी कार्यालय हो, कोई बहुत ही छोटा सा संगठन हो, कहीं पर भी, कल कारखानों में भी, कहीं पर भी जो व्यक्ति है वो दिन रात काम कर रहा है। और यदि उसको उसके अनुकूल यदि रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसके अनुकूल उसको वातावरण नहीं मिल रहा है, तो उसका एक नकारात्मक असर उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य यदि उसका डिस्टर्ब होगा तो इसका इम्पैक्ट न केवल उत्पादन पर, न केवल उत्पादकता पर, बल्कि उसके अपने जीवन शैली पर, उसके अपने परिवार पर और उसके साथ साथ जो समाज के अन्य हिस्से हैं उस पर भी पड़ता है। और इसी बात को यहाँ पर गौर तलब रखा गया है कि भाई हम कार्यस्थल पर किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर बनाने की ओर अग्रसर हों, किस तरीके से बेहतर ऐसे विकल्प सुझाएं, ऐसे विकल्पों को अपनाएं जिसके माध्यम से जो मानसिक स्वास्थ्य में एक स्ट्रेस, एक तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं उसको मिटिगेट किया जाए, उसको कम किया जाए। और इसी के मद्देनजर यह जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि भाई आपकी पूरी गतिविधि का जो मॉनिटरिंग सेंटर है वो मस्तिष्क है। यदि इसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर पूरी की पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब होने लगेगी। इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत ही अधिक जरूरी है। गेटिंग इट? तो ये बातें यहां पर समझने की आवश्यकता है। अगली जो खबर है दोस्तों, ये हम लोग देख रहे हैं इप्सामार, जो 8वां संस्करण है इप्सामार का, इसको शुरू किया गया है। कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है साइमन टाउन, वहीं पर साइमन टाउन। इप्सामार का मतलब क्या होता है? इंडिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। SA का मतलब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और यहां पर आप देख रहे हैं 5, 6, 7, 8 है ना, रोमन भाषा में ये 8 लिखा हुआ है। यानी कि जो इप्सामार एक नेवल एक्सरसाइज है, एक नौसैन्य अभ्यास है, ये 8वां संस्करण है इन तीनों देशों के बीच में, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ये इसी बार आयोजित किया गया है। कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में 6 से 18 अक्टूबर तक यह जो आयोजन है यह किया जा रहा है। 6 से 18 अक्टूबर, यानी कि ये कंटिन्यू हो चुका है। और इसी के मद्देनजर यह जो विषय है, यह विषय चर्चा में आया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि कई बार ना एग्जामिनेशन में पूछ देता है, सीधे वन लाइनर में आपसे पूछ देगा कि इप्सामार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया या किन किन देशों की भूमिका इसमें रही, है ना, कौन सा ये संस्करण था, ऐसे भी सवाल आ जाता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जो एक्सरसाइज मालाबार है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मालाबार तट भारत का जो पश्चिमी इलाका है, ये जो पार्टिकुलर क्षेत्र है ये मालाबार तट के तौर पर जाना जाता है। इसी के नाम को अपना लिया गया है इस नौसैन्य अभ्यास के मद्देनजर। जो क्वाड देश हैं, इन क्वाड देशों के द्वारा ये मालाबार अभ्यास किया जाता है। और क्वाड देश के अंतर्गत 4 देश आते हैं, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों की जो नौसेनाएं हैं मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। 8 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 18 अक्टूबर तक इसका संचालन किया जाएगा। 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, है ना,
इसका संचालन किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। विशाखापत्तनम जो है भारत के पूर्वी तट पर जो विशाखापत्तनम है वहां पर ये एक्सरसाइज शुरू किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1992 में 1992 में पहली बार भारत और अमेरिका के बीच में आपसी समन्वय के जरिए ये जो मालाबार एक्सरसाइज शुरू किया गया था। बाद में जब क्वाड का गठन किया गया तो जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से कभी आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां पर आप सामने देख रहे हैं मालाबार 2025 और ये विशाखापत्तनम में 8 से 18 अक्टूबर तक संचालित होगा। यहां पर इमेज के जरिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगली जो एक महत्वपूर्ण खबर है वो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ को लेकर के। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत 1874 में की गई थी, है ना। तभी तो भाई 150 वर्ष पूरा हो रहा है ना, बात समझ आ रही है ना। तो 1874 में इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में इसके 192 सदस्य हैं और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसके संस्थापक सदस्यों में से एक, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और इसको लेकर के जो ये संगठन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में है। स्विट्जरलैंड यूरोपीय देश है, इसके बर्न में इसका मुख्यालय है। गेटिंग इट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो आज की कक्षा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा से आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां समझ में आएंगी। इसको जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा। और फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप 2026 को मद्देनजर रखते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये बैच आपका इंतजार कर रहा है। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी इस माध्यम से की जा सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 11 अक्टूबर यानी कि कल से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें तमाम सुविधाएं आपको मिल रही हैं। मैंने आपको पहले भी संकेतित किया कि जहां एक तरफ आपको वीकली टेस्ट का लाभ मिलेगा, इसके माध्यम से यदि आप रैंक 1 लाएंगे उस पार्टिकुलर टेस्ट में तो आपको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिल सकती है। साथ ही आपको प्री और मेंस के स्तर पर लगातार नियमित टेस्ट सीरीज का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपको पूरी कक्षा कार्यक्रम के दौरान में मेंटरशिप की सुविधा मिल रही है, जिसके माध्यम से आप अपनी किसी भी प्रकार की दुविधा का निवारण अपने मेंटर्स के जरिए कर सकते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं आपको इस बैच के माध्यम से मिल रही हैं। सीसेट और निबंध की कक्षाएं अलग से आपको करने की जरूरत नहीं, इसी में वो भी इंक्लूडेड है। इसके लिए भी आपको अलग से कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं आपको इस कोर्स के अंतर्गत वर्तमान में मिल रही हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप 29,999 रुपीज में इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए ताकि अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कर सकें। जितनी जल्दी आप तैयारी में जुटेंगे उतनी जल्दी आपकी सफलता मिलने की संभावना भी रहेगी। जितनी देरी आप करेंगे उसी के अनुपात में और देरी होते चली जाएगी। तो शुभस्य शीघ्रम के आधार पर जल्द से जल्द इसका लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। यहां पर मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इस मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, dilip.kumar@studyiq.com। ये मेरा मेल आईडी है और मेरा टेलीग्राम आईडी है बच्चों dilip.kumar@02। मेरे टेलीग्राम आईडी को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो इस लेक्चर का पीडीएफ है वो मैं हर दिन अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया करूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और इसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। आपकी यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, क्या आपके और सुझाव हैं जरूर बताइएगा। हम लोग उसके अनुसार इसको और बेहतर से बेहतर करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।